आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेटेस्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। इसको डिस्कस करेंगे और देखिए इसकी चर्चा सड़क से लेकर के संसद तक बहस और चर्चा है। टाइप टीवी की लाइव डिबेट में आप इसको देख सकते हैं। यदि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या विश्वविद्यालय में भी स्टूडेंट्स हैं या आप पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इससे जीएस में इंटरव्यू में या आपको निबंध के रूप में इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आप। और यदि आप सामान्य नागरिक भी हैं तब भी ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके, आप किसी के साथ भी सीधा संवाद कर सकें। तो चलिए इसके हम पक्ष और विपक्ष दोनों को कवर करेंगे। इसमें जिस बिंदु पर विरोध है, जिन बिंदु पर झगड़ा है, उनको डिस्कस करेंगे। ये कंसीडर आपको करना है कि इसमें क्या सही क्या गलत हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, उनका एजेंडा था और आपने उनकी शैली देखी होगी कि वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबाइल सिम कार्ड। इसी की तर्ज पर इन्होंने वन नेशन वन सिविल कानून लाने का अपना एजेंडे में, संकल्प पत्र में ये वायदा किया था। तो मुझे लगता है कि 2024 से पहले ये इसको किसी न किसी रूप में इस कानून को लेकर आएंगे। तो देखिए, वैसे तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, क्योंकि वो पूरे देश पे एक समान रूप से लागू होता है, पूरा देश उसको फॉलो करता है। और वो संविधान जिसमें कि उस संविधान सभा में 300 लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद और सरदार पटेल जैसे विद्वान लोग उस संविधान सभा में मौजूद थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया। और इसी संविधान में आर्टिकल 44 जो 23 नवंबर 1948 को आया, देखिए वो आर्टिकल 44 ये कहता है कि किसी भी राज्य को या सेंट्रल गवर्नमेंट को समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए या उनको ये पावर दी गई है। तो इस और उनका तर्क ये है कि चूंकि अगर ये समान नागरिक संहिता होगी तो भारतीय एकता और अखंडता बनाए रखने में सुविधा होगी। तो देखिए इसी आर्टिकल 44 का यूज करते हुए आपने देखा होगा अभी उत्तरांचल की जो गवर्नमेंट है, पुष्कर धामी गवर्नमेंट, उन्होंने एक विधानमंडल में एक बिल पास किया और उसके बाद बिल पास करने के बाद एक कमेटी इसका मसौदा ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। तो और इसी की तर्ज पर, यानी वहां तैयारी चल रही है और इसी की तर्ज पर यूपी गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट भी विचार कर रही है। इसी के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले, चाहे वो सरला मुद्गल फैसला हो, शाहबानो केस हो जिसको बीजेपी सरकार हमेशा कोर्ट करती रही है, या सायरा बानो मामला हो, उनको भी यहाँ लेकर के आएंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी यदि हो जाती है तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक उसको अंत तक सुनिए। हमारा डाउट, आपके सभी डाउट क्लियर करने का प्रयास हमेशा रहता है। तो चलिए, इन दिस वीडियो सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब ये यूनिवर्सल यानी एक समान। सिविल को आप सिविल भी हिंदी में कह सकते हैं और इसको दीवानी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिविलियंस से मतलब है सिविल नागरिक, यहाँ समझिए आप इसको। तीसरा आता है कोड, इसको संहिता कहते हैं। कोड का मतलब देखिए, जब कोई विधेयक या बिल सदन में लाया जाता है और उसको दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाता है और उस पर राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल जाती है तो वो बन जाता है एक्ट। और देखिए, एक्ट से बनता है क्या? कानून या लॉ। और कानूनों का संग्रह उसको हम कहते हैं कोड। कोड बनने के और भी तरीके हैं, जैसे रूल, रेगुलेशन, बाइलॉज होते हैं जिसको लेजिस्लेशन बनाता है, हमारी सरकार ही बनाती है। तो ऐसा समझिए कि रूल और एक्ट के समुच्चय को सॉरी यानी एक्ट और रूल के समुच्चय को, उसके संग्रह को क्या कहते हैं? कोड। तो यहां भी डिफरेंस समझ गए होंगे एक्ट और कोड में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसको एक लाइन में पढ़ें तो ऐसा सिविल कानून जो यूनिफॉर्म हो यानी यूनिवर्सल हो, उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता, यानी एक समान रूप से सब पर लागू हो। देखिए, जब कानून का मामला है तो हमारे देश में बेसिकली 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक तो होता है सिविल नेचर का होता है, और दूसरे मामले होते हैं हमारे क्रिमिनल, आपराधिक।
दीवानी और आपराधिक, या ऐसा समझिए कि हमारे देश में दो प्रकार की अदालतें होती हैं, एक तो वो जो सिविल मामले देखती है और दूसरी जो आपराधिक मामले देखती है। अब सिविल किसको कहते हैं? देखिए, सिविल में दो व्यक्तियों के बीच में आपस के संबंध को ठीक करने के मामले आते हैं। मान लिया कोई ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति ए कोई बात कहता है, बी उसको मानने से इनकार कर देता है सामने वाला, तो ये क्या हो गया? सिविल मैटर हो गया। और ये व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति के बीच में ही मामला चलता है, यानी दो, ऐसा समझिए कि दो लीगल पर्सन के अधिकारों का, हक का, राइट्स का, हकूक का या टाइटल के जो मामले होते हैं उनको वो सिविल नेचर के मामले कहलाते हैं। और यहां इसमें व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति मामला होता है, यानी आपसी संबंधों को, अधिकारों को ठीक करने वाले मामले। दूसरा होता है क्रिमिनल। देखिए, क्रिमिनल में यह होता है व्यक्ति वर्सेस सरकार, यानी कोई ए व्यक्ति है और उसने बी के साथ कोई हिंसा कर दी, मारपीट कर दी, मान लो सिर फोड़ दिया, तो आरोपी तो ए है, लेकिन ये मुकदमा किसके साथ चलता है? ये चलता स्टेट के साथ। स्टेट मीन्स सरकार के साथ। देखिए, ऐसा क्यों? हमारा जो इंग्लिश जो रेगुलेशन है, इंग्लिश रूल जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें यह माना गया है इस ए ने बी के साथ जो हिंसा की है वो अकेले बी के साथ नहीं है, एक व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज के साथ हिंसा है, पूरे समाज की चेतना के खिलाफ है, पूरे समाज के बुनियादी उसूलों के खिलाफ ये इसने अपराध किया है। तो इसलिए समाज की तरफ से स्टेट उसको, उसके तरफ से मुकदमा लड़ेगा, यानी स्टेट, ये व्यक्ति वर्सेस सरकार होता है ये मुकदमा, ये क्रिमिनल का जो चलता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये बी व्यक्ति बहुत गरीब हो, इसके पास पैसा ही ना हो वकील करने के लिए, तो फिर ए के खिलाफ बी की ओर से सरकार मुकदमा लड़ती है। तीसरा, देखिए, सिविल मामलों में हम डैमेजेस की और दूसरा कंपनसेशन की डिमांड की जाती है, यानी क्षतिपूर्ति की डिमांड की जाती है। यहां पनिशमेंट की, क्रिमिनल मामले में पनिशमेंट यानी दंड की डिमांड की जाती है। ये होता है क्रिमिनल मामला। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली हमें जहां आना है, जिस कानूनों की हमें बात करनी है, वहां जाने से पहले थोड़ा ये समझ लेना जरूरी, ताकि आगे अच्छे से समझ में आ जाए। क्रिमिनल मामले क्या? क्रिमिनल भी दो प्रकार के मामले होते हैं। एक तो सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ जिसको हम तात्विक या मुख्य विधि कहते हैं। दूसरा प्रोसीजरल लॉ। तो देखिए, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जो मुख्य विधि, यानी जिसमें यह बताया जाता है ये ऐसा ऐसा करने से ये अपराध होगा और इस अपराध की सजा ये होगी, ये जहां लिखा हुआ होता है वो उसको कहते हैं मुख्य विधि, यानी सब्सटेंटिव लॉ। और भारत में एकमात्र सब्सटेंटिव लॉ क्रिमिनल में क्या है? आईपीसी 1860, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधि, उर्दू में इसको कहते हैं ताजे-राते हिंद। तो वर्तमान में ये आईपीसी 1860 लागू है। अब देखिए, इस प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर में क्या है? जो प्रोसीजर, जहां प्रक्रिया बताई जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रियागत। जहां प्रक्रिया लिखी हो, जिस कानून में प्रक्रिया बताई गई हो। प्रक्रिया में जैसे कि जजेज कौन होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन से जज के पास कौन सा केस जाएगा, सबूत कैसे होंगे, गवाह कैसे होंगे, जमानत होती है तो वो किस प्रकार से, यदि कंसाइंट आती है तो वो कैसे होगी। तो इस प्रकार के मामले क्या है, जहां लिखे होते हैं उसको कहते हैं प्रोसीजर लॉ। हमारे प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी 1973 में बनी और 1974 में इसको लागू किया गया, ये है। दूसरा इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सबूत किस प्रकार से होंगे, गवाह विटनेस कैसे होगी, या अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो किस प्रकार से करेगी। इसके बाद एक और तीसरा आपने देखा होगा, ओथ्स एक्ट 1969, शपथ किस प्रकार से ली जाएगी। देखिए, आपने फिल्मों में देखा होगा
कि मैं गीता पर हाथ रख करके कसम खाता हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार से मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं। तो ये जो है मामला बेकार की बातें खत्म हो गई। ये मुगल काल में चलता था। अब जब से ओथ एक्ट 1969 आया है तो इस प्रकार से कसम नहीं ली जाती, शपथ। अगर कहीं किसी कोर्ट में ऐसी शपथ हो रही है तो समझो वहां जज साहब को कुछ पता नहीं है। ओथ एक्ट में अब ये हो सकता है मैं भगवान की कसम खाता हूं, या मैं शपथ पूर्वक ये बयान करता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, या मैं निष्ठा पूर्वक या मैं प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जो बयान करूं। इस प्रकार की से शपथ अब ली जाती है। तो ये तो था मामला क्रिमिनल के प्रोसीजर लॉ हो गए। अब देखिए हमारा जो झगड़ा है, ये जो मामला क्रिमिनल है पूरा इधर वाला, जो फौजदारी के मामले हैं, इस पे कोई विरोध नहीं है और ये एक समान रूप से बेसिकली लागू है। अगर कोई हिंदू झगड़ा करेगा, कोई कत्ल करेगा, उसको भी वही सजा होगी जो मुस्लिम करे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसमें क्रिमिनल प्रोसीड जो है लगभग पूरे देश में समान है। झगड़ा कहाँ है? जहाँ सिविल, जहाँ पर मामले अलग रहते हैं। हिंदू लॉ अलग काम करता है, मुस्लिम शरीयत लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो शरीयत 1937 में आया, वो अलग कुछ बात कहता है। इसी प्रकार से ईसाई, पारसी, यहूदियों का अलग अलग हो सकता है। तो देखिए इसमें ये भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं सिविल मामले। एक इसको भी सब्सटेंटिव लॉ कह लीजिए, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ में इसमें होता है, देखो एक तो सबसे पहले होता है फैमिली लॉ। दूसरा हो जाएगा प्रॉपर्टी लॉ, तीसरा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, चौथा टॉर्ट, अपकृत्य। तो हम इसको कवर करेंगे और सबसे ज्यादा झगड़ा इस कानून में फैमिली लॉ पर है, तो हम फैमिली लॉ को डीपली अभी करेंगे। इसके यहाँ प्रोसीजर बताया गया सीपीसी 1908 1908 का बना हुआ कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें ये बताया गया। देखिए कई बार जज भी सामने वाली किसी पार्टी से मिल सकता है, कोई व्यक्ति है, वो भी भगवान तो है नहीं। तो यहाँ सीपीसी में जो प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही कोर्ट भी काम करेगा और सामने वाले पार्टियां भी उसी के हिसाब से काम करती। जो प्रोसीजर उसमें बताया गया है, पहले WS जमा होगा या ऑब्जेक्शन आएगा, उसके बाद काउंटर दाखिल होगा, सबूत होंगे, बयान होंगे। जो प्रोसीजर उसमें बताया गया उसी के हिसाब से कोर्ट और पार्टियां फॉलो करती। तो ये प्रोसीजर लॉ हो गया। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, जिस टॉपिक के लिए, जिस बात के लिए हमने वीडियो बनाई है, अब देखिए उस पर आते हैं। ये झगड़ा मोस्टली फैमिली लॉ पर है। तो देखिए फैमिली लॉ में क्या क्या बात हो सकती है? परिवार के सदस्यों का अधिकार का मामला, आपसी परिवार के जो सदस्य हैं उसमें क्या क्या उनके राइट्स हैं, और उसके मामले आते हैं फैमिली लॉ में। इसमें हो सकता है मैरिज होगा, विवाह। दूसरा, यदि मैरिज हो गई और वो दोनों बिना तलाक के पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं, उसे कहते हैं सेपरेशन। और तीसरा हो सकता है यदि पति पत्नी तलाक लेते हैं, डाइवोर्स। चौथा, अगर डाइवोर्स होगा, तलाक होगा, तो फिर उसमें क्या शब्द आता है? एलिमोनी, गुजारा भत्ता, ALIMONY, एलिमोनी, गुजारा भत्ता। इसको मेंटेनेंस भी कह देते हैं, रख रखाव। फिर गार्जियनशिप, जब तलाक होगा तो बच्चों की गार्जियनशिप किसके पास होगी? माँ बाप की भी गार्जियन, माता पिता की भी गार्जियनशिप होती है, संरक्षक, वरना उसे गार्जियनशिप। और गोद लेना, जहां पर विवाद है, एडॉप्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला इसमें होता है सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार, या इसमें उत्तराधिकार वसीयत। अगर व्यक्ति बिना वसीयत के मरा है तो उनका इनहेरिट जो सक्सेशन होगा, और यदि विल से हुआ है तो वसीयत में भी। यहां भी देखिए अलग अलग लॉ काम करता है। हाँ, मैरिज में क्या है? अपने अपने पर्सनल जो कानून है उनके हिसाब से काम करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, 1955। और हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। और हिंदू में आते कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन। इसी प्रकार से जो यहूदी, पारसी,
ईसाई हैं वो भी अपने अपने धर्म के हिसाब से एक शादी कर सकते हैं। यदि कोई हिंदू एक से ज़्यादा शादी पहली पत्नी के जीवित रहते करता है तो इस एक्ट यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 17 ये कहती है कि उसको आईपीसी की सेक्शन 494 494 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें 7 साल की सजा है। ये हिंदू मैरिज एक्ट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो शरीयत का कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1937 में आया, उनके यहाँ 4 शादी वैलिड है। आपको पता है एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। हालांकि जमीन पर ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी मुस्लिम बेटियों को चिंता तो बनी थी रहती ही होगी। ये हुआ। दूसरा इसमें आता है उम्र, एज क्या होगी। देखिए हिंदू के लिए यानी जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें एज 18 से लेकर के 21 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये लड़की लड़की में भेदभाव भी क्यों, और WHO तो ये कहता है कि लड़की लड़के की उम्र ही 21 वर्ष होनी चाहिए। उससे उस लड़की मेंटली भी मैच्योर होगी और जो है फिजिकली मैच्योर हो जाएगी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी उस समय ठीक हो जाती है, आदमी कुछ करने खाने लायक हो जाता है। तो WHO ये कहता है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत का कानून है उसमें लड़कियों की एज 9 वर्ष है। 9 वर्ष की उम्र में यदि शादी होती है तो वो वैलिड मानी जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। हालांकि ऐसा भी ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन फिर भी कानून तो है। दूसरा आता है तलाक, डाइवोर्स। देखिए डाइवोर्स में हिंदुओं के यहाँ डाइवोर्स लिखित रूप में होता है, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में जो दावा दाखिल होगा उसमें 1 साल तो यूं ही लग जाता है। उसके बाद कोर्ट 6 महीने का टाइम पीरियड सोचने के लिए दे देती है, जिसको हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। यानी और उसके बाद कहीं सबूत, गवाह, बयान और ग्राउंड यदि ठीक है तब कहीं जाकर के आदेश होता है तलाक का। ये तो है हिंदू के लिए। लेकिन इसके उलट मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कानून शरीयत का है उसमें ट्रिपल तलाक तो अब खत्म हो गया है, जिसको हम तलाक विद्दत कहते हैं। वो तो कानून गवर्नमेंट ने बना के उसको खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी और कई तरह के तलाक हैं। तलाक सुन्नत है, तलाक एहसन है, वो तो आज भी चल ही रहे हैं और वो भी उसमें भी मौखिक है। 1 महीने के बाद तलाक, फिर 1 महीने के बाद तलाक, तलाक 3 महीने के बोलने के बाद उसको होता है 1-1 महीने के अंतराल पर तलाक बोला जाता है। और उसके बाद इद्दत की अवधि 3 महीने की होती है और उसके अंदर 3 महीने के जो मेहर की रकम होती है जो बहुत कम होती है वो वापस करके जो वो पति है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इनका हलाला भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में वैलिड है। नेक्स्ट आता है एलिमोनी, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस। वो 3 महीने की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से शरीयत का जो कानून है, जो इद्दत की अवधि है 3 माह, उसमें ही उसको गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। भत्ते को लेकर एक बहुत चर्चित केस है साहबानो केस, जिसको बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा वगैरह बहुत कोटमेंट करते हैं टीवी लाइव डिबेट में। वो क्या है, आप इसको सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। साहबानो एक मुस्लिम महिला 62 वर्ष की मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। सन 1978 में उनके पति मोहम्मद खान जो बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली और अपने इस पति को पत्नी को साहबानो को ट्रिपल तलाक दे दिया और उसके 5 बच्चे भी थे। तो अब देखिए इसने जो साहबानो ने मध्य प्रदेश की निचली अदालत में एक सूट फाइल किया मेंटेनेंस का, गुजारे भत्ते का। तो वहां की निचली अदालत ने उनको 25 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश उसके पति को दिया। ये उनके बाद वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर साहबानो ने उसमें अर्जी दी कि इस गुजारा भत्ता कम है, इसको बढ़ाया जाए। वहां हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने भी उसकी बात को माना और गुजारा भत्ता 25 रुपये से बढ़ाकर 179 रुपये, 179 रुपये, एक लगभग 180 रुपये कर दिया। अब देखिए मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने जाकर के अर्जी दी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के और कहा कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कानून है उसमें कोई मेंटेनेंस का मामला नहीं है, यहाँ ट्रिपल तलाक तो वैलिड है लेकिन यानी एलिमोनी या मेंटेनेंस का उसमें कोई प्रावधान नहीं है इद्दत के बाद। तो उनकी इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए वो गुजारा भत्ता 180 रुपये जारी रखा। अब वो जो उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। अब देखिए इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट के वहां के कुछ मौलाना बहुत परेशान हो गए, उन्होंने विरोध किया, सड़कों पर आ गए। अब
1986 में राजीव गांधी सरकार थी, और राजीव गांधी सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने कुछ इन मुस्लिम मौलानाओं के दबाव में आकर संसद में कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। अब ये जो साहबानो थी, ये अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक से जीत करके भी हार गई। इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता है केस सायरा बानो का है, जो हालांकि जो साहबानो केस था वो मेंटेनेंस को लेकर था, सायरा बानो का जो केस है वो ट्रिपल तलाक को लेकर के था। तो 2016 फरवरी 2016 में एक सायरा बानो जो उत्तरांचल के काशीपुर की रहने वाली मुस्लिम महिला है, 35 वर्ष उसकी उम्र थी, उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने केस, उसके पति एक्चुअली इलाहाबाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो उनके पति ने ट्रिपल तलाक दिया, तो उन्होंने केस डाला ट्रिपल तलाक के खिलाफ और ये कहा कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। पति की तरफ से भी वकील ने मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 शरीयत के कानून का हवाला दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को माना, सायरा बानो की, और ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, और साथ में केंद्र सरकार को भी उस समय आदेश दिया कि ट्रिपल तलाक पर कोई कानून लेकर के आप आइए 2016 में, जिसका ये नतीजा हुआ। अभी हमारी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने जो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर काम। नेक्स्ट आता है गोद लेना, एडॉप्शन। देखिए एडॉप्शन का हिंदू में तो है, लेकिन मुस्लिमों में पहली बात तो कोई गोद नहीं ले सकता, और गोद ले भी लेता है तो फिर उसको प्रॉपर्टी देने का अधिकार नहीं है उस बच्चे को। तो उससे क्या होता है, जब वो प्रॉपर्टी नहीं देगा तो प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए फिर उसे कोई दूसरी शादी या तीसरी शादी, और यदि कमी महिला में तो बात थोड़ी बहुत समझ में भी आती है, लेकिन यदि कमी पुरुष में है तो शादी 2 भी 3 का 4 कर लो, बच्चे तो फिर पैदा नहीं होंगे। तो ये एडॉप्शन में भी मतभेद है। सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेशन का मामला फैमिली लॉ में, जो उत्तराधिकार का नियम है। उत्तराधिकार में देखिए ये तो माननी पड़ेगी कि मुस्लिम बेटियों को हिंदू बेटियों से कम राइट सक्सेशन के हैं, इनहेरिटेंस के हैं। हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर लैंड है और यूपी की है तो हमारे यहाँ जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है वो बेसिकली क्या है, सेकुलर लॉ है, वो सब पर लागू होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड में तो बराबर अधिकार है, केवल यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कई जगह मुस्लिम बेटों को इनहेरेंट्स यानी पैतृक संपत्ति में अधिकार ही नहीं है, पत्नी को भी नहीं है। अब यहाँ यदि, और दूसरा बिल वसीयत का मामला यदि है, वसीयत में मुस्लिम कोई भी युवक 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये 5-6 बिंदु पर इन पर झगड़ा है। एक तो विवाह, मैरिज का कानून सबके लिए सेम होना चाहिए और उनकी उम्र बच्चों की बराबर हो। डाइवोर्स तलाक का तरीका और प्रक्रिया ग्राउंड सेम होनी चाहिए, ये इसमें कुछ लोगों की डिमांड है। गुजारा भत्ते की है, गार्जियनशिप सेम हो, गोदनामा, गोद लेने का जो तरीका, एडॉप्शन और सक्सेशन, ये मोस्टली विवाद के बिंदु हैं। और देखिए हो सकता है कोई ऐसा रॉकेट साइंस ये नहीं है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सब जगह ये लगभग 100 से ज्यादा देशों में ये यूनिफॉर्म सिविल कानून लागू है। और हमारे देश में भी गोवा ऐसा स्टेट है जहां पर ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस कानून के मानते हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं है, सब लोग प्यार से रहते हैं। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।